नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 94 में। दोस्तों, आज की हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्लास में सिकंदर और मौर्य साम्राज्य से संबंधित वे प्रश्न जिनकी परीक्षाओं में बार बार आने की संभावना बनी रहती है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में टैक्स के बारे में और जो मुद्रा होती थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सिकंदर और मौर्य काल से संबंधित परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हम पहला प्रश्न जिसमें पढ़ते हैं हम, सिकंदर किस देश का शासक था? तो सिकंदर जो है यूनान देश का शासक था। यूनान में एक राज्य पड़ता है मकदूनिया। मकदूनिया में सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय शासन करते थे। बाद में मकदूनिया पर सिकंदर ने भी शासन किया। तो बात होती है किस देश का शासक था, तो वो था यूनान देश का। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा बी, यूनान। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सिकंदर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सिकंदर का राज्याभिषेक हुआ था वर्ष 336 ईसा पूर्व में। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा डी, 336 ईसा पूर्व। सिकंदर के बारे में कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे सिकंदर का जन्म, तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम, तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर का राज्याभिषेक, तो सिकंदर का राज्याभिषेक हुआ था 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में। भारत विजय प्रस्थान, तो सिकंदर ने भारत विजय प्रस्थान का निर्णय लिया 326 ईसा पूर्व में। और स्वदेश प्रस्थान, यानी कि भारत में कुछ राज्य विजय करने के बाद 19 माह रहने के बाद सिकंदर ने स्वदेश प्रस्थान यानी कि अपने देश वापस जाने का निर्णय लिया 325 ईसा पूर्व में, 19 माह भारत में रहने के बाद। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 32 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखो जो राइट ऑप्शन है वो होगा राज्याभिषेक कब हुआ था? 336 ईसा पूर्व। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण क्या था? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण था धन प्राप्ति की लालसा। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ए, धन प्राप्ति की लालसा। तो यूनानियों को भारत में अपार धन संपदा के बारे में जानकारी ईरानियों से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ए, धन प्राप्ति की लालसा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, सिकंदर ने किस मार्ग से भारत में प्रवेश किया था? तो सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा वी, खैबर दर्रा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, सिकंदर ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया था? तो सिकंदर ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था तक्षशिला राज्य पर। उस समय तक्षशिला के राजा थे राजा आम्भी, जिन्होंने सिकंदर की विशाल सेना देखकर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा वी, तक्षशिला। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध, जिसे हम हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं, किसके मध्य हुआ था? तो बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे राजा पोरस और सिकंदर के मध्य, जिसमें सिकंदर से राजा पोरस की पराजय हुई थी। बाद में सिकंदर ने राजा पोरस को उनका साम्राज्य वापस कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा वी, राजा पोरस और सिकंदर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, सिकंदर ने भारत में कौन से 2 नगर बसाए थे? तो सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए थे, बुकेफाला और निकेया। बुकेफाला को बताया था अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। जब सिकंदर के प्रिय घोड़े की मृत्यु हो गई थी, उसके नाम पर उसने बुकेफाला नगर बसाया। और भारत में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में निकेया नगर बसाया था। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा सी और डी दोनों। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों के बारे में, जिसमें प्रश्न नंबर 8 है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। सर विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स की पहचान किसके रूप में की थी? तो सर विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स की पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। तो राइट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 9 का सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 10। मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण यानी कि प्रशासन, शासन और राज व्यवस्था, इसका विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य के अर्थशास्त्र में। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन का प्रधान, जो जिला प्रशासन का प्रधान होता था क्या कहलाता था? तो जिला प्रशासन का प्रधान कहलाता था स्थनिक। प्रश्न नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ए, स्थनिक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। मौर्य काल में तीर्थों की संख्या 18 थी, तीर्थ किसे कहा जाता था? तो तीर्थ कहा जाता जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे हम तीर्थ कहते थे। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा सी, सर्वोच्च अधिकारी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद हैं मौर्य साम्राज्य के, उन्हें देख लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी जो होता था उसे हम कहते थे पुरोहित। और सिक्कों का जांचकर्ता जो प्रधान अधिकारी होता था वह कहलाता था रूपदर्शक। और योग्य अधिकारियों का समूह, जो योग्य अधिकारी होते थे उनका समूह कहलाता था अमात्य। और जो नगर का अधिकारी होता था वह कहलाता था एसटी नोमई। और साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी, मौर्य साम्राज्य में न्याय और राजस्व का जो अधिकारी होता था वह कहलाता था रज्जुक। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, टकसाल का प्रमुख अधिकारी, जहां सिक्के बनते थे तो उस टकसाल का प्रमुख अधिकारी कहलाता था सोवर्णिक। राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, तो मौर्य साम्राज्य में राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी कहलाता था युक्तक। और नगर का कोतवाल या प्रमुख अधिकारी, तो नगर का कोतवाल कहलाता था नागरक। अगला पॉइंट देखते हैं, वन विभाग का अधिकारी, तो वन विभाग का अधिकारी कहलाता आर्टविक। और सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी कहलाता था आंत्रवेशिक। अगला देखते हैं हम, अगला पॉइंट, दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी, तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कहलाता था व्यावहारिक। और फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी, जिसे हम कमिश्नर भी कहते थे, तो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कहलाता था प्रदेष्टा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पढ़ते हैं, मौर्य काल में पुलिस विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में पुलिस विभाग का प्रधान कहलाता था दंडपाल। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा वी, दंडपाल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। यूनानियों ने बिंदुसार को क्या नाम दिया था? तो यूनानियों ने बिंदुसार को नाम दिया था अमित्रकेटस और अमित्रघात, जिसमें अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, जिसमें पढ़ते हैं हम, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा? तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मेगास्थनी जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायनोसियस जो है वो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी, जो अशोक के फिलाडेल्फस टोलेमी, जिन्होंने डायनोसियस को राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में भेजा था। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, डाइमेकस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। एक बार सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 273 ईसा पूर्व में, लेकिन गृह युद्ध में लगे रहने के कारण 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था।
तो प्रश्न नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा बी 269 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था सम्राट अशोक। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा सी सम्राट अशोक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। सम्राट अशोक का वास्तविक नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? तो सम्राट अशोक का वास्तविक नाम अशोक गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम यानी कि इन चारों अभिलेखों में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी और डी चारों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। सर्वप्रथम सन 1837 ईस्वी में किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो सन 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा सी जेम्स प्रिंसेप। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा बी 13वां अभिलेख। मौर्य साम्राज्य में कुछ टैक्स लिए जाते थे, तो किस विभाग मतलब किस स्थान से कौन सा टैक्स लिया जाता है उसका नाम और संबंधित विषय के बारे में पढ़ लेते हैं। जिसमें राजकीय भूमि से होने वाली आय, तो राजकीय भूमि से जो आय होती थी उसे हम कहते थे, उस टैक्स को कहते थे सीता। आयात कर को कहा जाता था प्रवेश्य, और निर्यात कर जिसे कहा जाता है निष्क्राम्य। एक प्रकार का राजस्व कर मतलब शासन में एक प्रकार का राजस्व कर लिया जाता था जिसे बलि कहा जाता था, यानी कि राजस्व कर को बलि कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। अनाज के बदले नगद लिए जाने वाला कर कहलाता था हिरण्य, यानी कि अनाज के बदले जो नगद कर लिया जाता था उसे कहते थे हिरण्य। अब देखते हैं मौर्यकालीन मुद्राएं। मौर्यकालीन मुद्राएं नाम और धातु, यानी कौन सी मुद्रा किस धातु से बनी होती थी और उसका नाम क्या था। तो देखते हैं पहला चांदी का बना सिक्का जिसे कहा जाता है कशार्पण, पण और धारण। अगला देखते हैं सोने का जो सिक्का बना होता था उसे कहा जाता था श्रवण और निष्क, और जो तांबे का सिक्का होता था उसे कहा जाता था मासक और काकड़ी। ठीक है, तो ये मौर्य काल और सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको 20 प्रश्न जो है आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।